हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो इसको लोग रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, जियो ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो बेटा ऑप्टिक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा वेटेज भी रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ये जो ऑप्टिक्स होता है, मतलब रे ऑप्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो बेटा रे ऑप्टिक्स में हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं इसको पूरा का पूरा, जो अपन लोग ऑप्टिक्स में बारे में पढ़ते हैं उसमें लेंस आता है, मिरर आता है, प्लेन मिरर आता है, प्लेन लेंस आता है। प्लेन लेंस बोले तो जहाँ पे हम लोग, मतलब लेंस तो नहीं बोलते, स्लैब बोलते हैं उसको हम लोगों ने। एक प्रिज्म आता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आती है। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक छोटा पार्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, उससे सवाल पक्का आते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल ऑप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स। हालांकि इसको पूरा एक ही चैप्टर में अपन लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद ऑप्टिक्स का ही सेकंड पार्ट है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेव ऑप्टिक्स। तो बेटा सबसे पहले ऑप्टिक्स एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ऑप्टिक्स एक्चुअली और कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइट। मैं लिखता हूं यहां पे ऑप्टिक्स, दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। अब सर लाइट क्या होती है, हम लोग जानते ही हैं कि भैया लाइट जो होती है ना, मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बताऊंगा हर एक चीज के बारे में। जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये एक मैकेनिकल वेव नहीं है पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो भाई हम ये बात भी समझते हैं कि भैया जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स का बेसिकली मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कई सारे पार्ट होते हैं, तो मैं आपको पार्ट समझाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, पहला पार्ट होता है रेडियो, रेडियो वेव। उसके बाद कौन सा होता है, माइक्रोवेव वेव। फिर आता है इंफ्रारेड। उसके बाद आता है अपना विजिबल, विजिबल रीजन। उसके बाद कौन सा आता है अपना, इंफ्रारेड के बाद विजिबल रीजन। फिर आता है अल्ट्रावायलेट। उसके बाद आता है एक्स रेज। उसके बाद आता है गामा रेज। दिस इज व्हाट, गामा रेज। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ढंग से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ढंग से पढ़ाया जाता है। पर मैं आपको हल्की हल्की जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ कि लाइट जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये अनेक अनेक प्रकार के हम लोग यहाँ पे पार्ट्स लेते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेज आती है, रेडियो वेव आती है, माइक्रोवेव आती है, इंफ्रारेड आती है, विजिबल आती है, यूवी आती है, एक्सरे आता है, गामा आता है। और अगर मैं यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं तो जो लैम्डा है वो डिक्रीज करता है, मतलब वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होती है माइक्रोवेव से, और माइक्रोवेव की ज्यादा होती है इंफ्रारेड से, इंफ्रारेड की ज्यादा होती है विजिबल से, विजिबल की अल्ट्रावायलेट से, अल्ट्रावायलेट की एक्स रे से, और सबसे कम होती है गामा रेस की वेवलेंथ। बट अगर मैं बात फ्रीक्वेंसी की करूं तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंक्रीज करती है, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे इस तरह से गामा रेस की। और भी होता है कॉस्मिक रेस, ये फलाना ढिगना, लेकिन मैं यहाँ तक गामा तक की बात कर रहा हूँ। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है इस स्पेक्ट्रम के अंदर रेडियो वेव की। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा जो विजिबल रीजन है उसको भी हम लोग 7 अलग अलग कलर्स में बनाते हैं। हालांकि वो 7 कलर नहीं होते, वो इनफाइनाइट होते हैं, पर 7 नंबर ऑफ शेड्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो वो क्या होता है, विबज्योर जो आप जानते हैं, VIBGYOR, ये इस प्रकार से यहाँ पे चलता है। तो विजिबल रीजन जो है वो ही हमारा एक्चुअली पार्ट है जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। जो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लाइट की जो बात करते हैं, तो जो लाइट होता है दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। व्हाट इज लाइट? लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। ये वो पार्ट है जो ह्यूमन आई के विजिबल है, जो हम लोग देख सकते हैं, उसी को हम लोग लाइट बोलते हैं। और लाइट जो है वो इन 7 शेड्स से बनी होती है, इसमें इनफाइनाइट कलर्स होते हैं, जो कि वायलेट इंडिगो के बीच में भी बहुत कलर होते हैं, फलाना मेजेंटा बेजेंटा, तुम जानते ही हो बहुत कलर होते हैं इसके अंदर, सिर्फ यही नहीं होते,
लेकिन ये शेड्स होते हैं, है ना। वायलेट भी डार्क वायलेट होता है, ग्रे होता है, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, येलो, डार्क येलो, स्काई ब्लू, फलाना ब्लू, ढिगना ब्लू, बहुत प्रकार के अलग अलग ब्लू मतलब, है ना, तुम जानते ही हो जो भी है। पर ये विजिबल रीजन है, तो विजिबल रीजन के अंदर जो भी स्टडी हम लोग करेंगे उसी को ऑप्टिक्स में कंसीडर करेंगे। बेटा यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसे सर आपको तो ये आपने लिख दिया कि आपको याद कैसे था, मैं आपको याद करा देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको याद कैसे रखते हैं भाई साहब। ऐसे याद रखा करो कि हम लोग मार्केट से रेडियो लेकर आए, मान लीजिए मम्मी मार्केट से क्या लेकर आई, रेडियो लेकर आई, रेडियो को हमने उठा के किस में रख दिया, माइक्रोवेव में रख दिया। माइक्रोवेव में रखते ही पता पड़ा वो लाल हो गया, इंफ्रारेड। आई मेरी बात समझ में, रेड हो गया, इंफ्रारेड। उसके बाद बेचारा दिखने लगा, विजिबल। आई मेरी बात समझ में, ये रटना पड़ेगा, यूवी। अबे समझ में आ रहा है ना, रेडियो लाए, माइक्रोवेव में रखा, लाल हो गया, दिखने लगा, यूवी रटना पड़ेगा। एक्सरे मतलब, एक्स मतलब फूट गया, काट फट फूट गया, तो कौन आया, माँ आ गई, गामा। गेटिंग माई पॉइंट। इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। क्या क्या करा हमने, रेडियो लाए, माइक्रोवेव में रखा, लाल हो गया, दिखने लगा, यूवी रटना है, फूट गया, फिर मामा आ गई, मामा क्या सॉरी माँ आ गई यहाँ पे, तो गामा रेस, गा माँ, तो वहां से दोबारा माँ आ चुकी है पिक्चर के अंदर कि भैया कैसे फट गया वो। ठीक है, जो भी है, मतलब इस तरीके से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम लोग रट सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ नहीं, एक रटने का तरीका बताया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मैं आपको जानकारी दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो इसमें पूरा पार्ट आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिनमें परपेंडिकुलरली कंटिन्यूसली ऑसिलेट करती है, और लाइट वेव आगे ट्रेवल, मतलब लाइट वेव क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे ट्रेवल करती है। गेटिंग माय पॉइंट। इसकी जो स्पीड होती है वो c के बराबर होती है, और c होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि अपने आप में बहुत 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 फास्ट स्पीड है। आप इसको भी रट सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा आपको ये पूरा का पूरा लिखना है पार्ट, इसमें जो भी आपको समझ में आए उसको हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, पाकिस्तानी, उर्दू, जिसमें आपको इच्छा हो उसमें लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी बेटा, यहाँ पे एक और बात थी, मैं आपको बताया था, इसकी डेफिनेशन जरूर लिख लेना। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। गेटिंग माय पॉइंट। अब बात आती है जैसे लाइट है, किसी सोर्स से हम लोग लाइट मानते हैं, तो बेटा भले ही वो इस तरह से वेव वगैरह बनता है, उसका कुछ पार्ट बनता है, लाइट से आगे ट्रेवल करती है, सब चीजें होती है, बट हम लोगों की कहानी में हम लोग जब भी ऑप्टिक्स की बात करेंगे, जो करते हैं हम लोग जनरली, हम लोग बात करते हैं कि भैया लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, और इसको बोलते हैं रे। ये लाइट ट्रेवल कर रही है, सोर्स है, और ये इसका लाइट रे है जो ऐसे ट्रेवल कर रही है, जो अब जरूरी नहीं है वो सिर्फ इधर ही जाएगी, वो इसके अलावा इधर भी जाएगी, वो ऊपर भी जाएगी, वो नीचे भी जाएगी, वो इधर भी जाएगी, इधर भी और इधर भी। सर इसका मतलब वो 8 डायरेक्शन में जाएगी? अबे नहीं, इनफाइनाइट में जाएगी। अबे ये 8 ही है क्या, इनफाइनाइट है ना, उसके अलावा सामने भी तो आएगी, पीछे भी तो जाएगी, इधर भी तो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? तो हर डायरेक्शन में समझना, जैसे एक पॉइंट से एक स्फेरिकल रूप में निकलती जाएंगी लाइट रेज, लाइट रेज, लाइट रेज, लाइट रेज, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा हम लोग रे के अंदर मान सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये रे हो गया, इसको हम लोग इस प्रकार से कंसिडर करके चलते हैं, और ये हमारे पास में हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कुछ थ्योरेटिकल बातें ही चलेंगी अभी क्योंकि चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है। अभी तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ उस चैप्टर का, इसलिए मैं थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा करूँगा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्लेन मिरर वगैरह पे भी आएंगे। तो बेटा इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लीजिए कि भैया होता क्या है, यह है मीडियम 1। बेटा मैं कॉमन बातें कर रहा हूं, अभी मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली कॉमन बातें कर रहा हूं। तो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। सोच कोई लाइट अगर मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ आई और ऐसे डेविएट कर गई, मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बातें नहीं कर रहा हूं अभी, मैं सिर्फ कॉमन बातें कर रहा हूं।
तो मैं आपको कहूंगा कि भैया इस लाइट की यहां पे कुछ फ्रीक्वेंसी थी, कुछ लैम्डा था और कुछ स्पीड थी। गेटिंग माय पॉइंट। इसी प्रकार से जब ये मीडियम 2 में आई तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी हो गई, कुछ लैम्डा 2 हो गया, कुछ स्पीड हो गई। अब समझ में आ रहा है ना? तो 3 चीजें हैं भैया, लैम्डा भी है, स्पीड भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। रिलेशन क्या होता है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा और स्पीड में? तो मैं आपको रिलेशन समझा देता हूं। बट रिलेशन जो होता है वो होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर सी। गेटिंग माय पॉइंट? अबे आ रहा है ना? यही तो रिलेशन होता है भैया। क्या होता है? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर सी। ये रिलेशन होता है, एग्जिस्ट करता है ये रिलेशन। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो भैया उसका लैम्डा बदल जाता है। और हम लोगों ने कभी सुना भी होगा, क्लास 10th में तो जरूर सुना है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने पर स्पीड ऑफ लाइट पर भी इफेक्ट आता है। तो सिर्फ एक चीज है जिस पर इफेक्ट नहीं आता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। आई मेरी बात समझ में? फ्रीक्वेंसी किस बात पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग सर, बहुत ही वाहियात, पर ठीक है मैं लिखा हूं, क्या करूं? फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। हम लोग जानते हैं कि भी अगर फ्रीक्वेंसी बराबर होगी तो मैं लिख सकता हूं कि C1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू C2 बाय लैम्डा 2। आई मेरी बात समझ? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है C बाय लैम्डा, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने पर। बेटा ये बात जो है ना, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऑप्टिक्स में ही नहीं, आपके वेव में, आपके वेव ऑप्टिक्स में हो गया, आपके मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, सब में काम आती है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है भैया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। सोर्स बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी अगर लाइट या कोई भी वेव किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है तो। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का अच्छे से आया? चलो ठीक है। तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, आपको टाइम देंगे इसको नोट डाउन करने का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो अब मेरी बात समझिएगा। एक सवाल पूछा गया, मेडिकल के एग्जाम में पूछा गया था एक सवाल कि भाई क्या करा गया, एक हम लोगों ने एक बीकर रखा, उस बीकर में है ना, इस बीकर में एक बल्ब रख दिया, यहां पे बल्ब। वो बल्ब रखा गया, जैसे मान लेते हैं उस बल्ब को हम ग्रीन कलर का बल्ब रख दिया। लो भैया ग्रीन कलर का बल्ब, तो मैं आप लिख देता हूं ग्रीन बल्ब रखा गया। सवाल था बढ़िया शानदार सवाल था, ग्रीन बल्ब रखा गया। ऊपर लगाई गई एक आंख, बहुत ही बढ़िया। ऊपर एक आंख लगाई गई, नीचे ग्रीन बल्ब बनाया गया। बेटा ये आंख है, आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर्स आई। ऑब्जर्वर्स आई। तो ऊपर एक आंख लगाई गई, नीचे एक बल्ब रखा गया। अब ये बल्ब जो है पानी में रखा गया था, ये वाटर था, बहुत ही सुंदर साफ सुथरा वाटर था। तो उसके अंदर बल्ब रखा हुआ था ग्रीन कलर का। अब आंख उसको देख रही है। गेटिंग माय पॉइंट? अबे आ रहा है ना? तो बात यह है कि विच कलर ऑब्जर्वर विल सी। क्वेश्चन ये था कि कौन सा कलर ऑब्जर्वर देखेगा, विच कलर ऑब्जर्वर विल सी। तो ऑप्शन ए था। बहुत सिंपल सिंपल सा सवाल है बेटा, बट ये ऑप्शन में दिया गया तो सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया। पहला इसका ऑप्शन है कि कलर हो जाएगा ब्लू। दूसरा है
कि कलर हो जाएगा येलो, तीसरा है कलर हो जाएगा ग्रीन, चौथा है कलर हो जाएगा रेड। अभी आप ही को बताना है, मैं इसको नहीं बता रहा अभी, आप लोग ही ट्राई कीजिए बेटा, ब्लू, येलो, ग्रीन या रेड। ब्लू, येलो, ग्रीन और ग्रीन की स्पेलिंग गलत हो गई थी, GREEN है, आपको आती है, खैर कोई बड़ी बात नहीं है। फटाफट बताइए कौन सा कलर दिखाई देगा। बेटा मेडिकल के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऐसा लल्लू सवाल नहीं है, सवाल अच्छा है, दिमाग लगाइए, फटाफट बताइए। कॉमन ऑप्टिक्स का है, जल्दी से। अबे क्या सोच रहे हो इसके अंदर यार, क्या सोच रहे हो इसके अंदर? सिंपल सी बात है, क्या सोच रहे हो इसके अंदर? आंसर इज ग्रीन। आई मेरी बात? आंसर इज ग्रीन, खत्म बात। ग्रीन दिखाई देगा। सर क्यों? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, लैम्डा बदल जाएगा सर। लैम्डा बदल गया तो कलर बदल जाएगा ना यार। अरे होशियार, एक बात ध्यान रख लेना, कलर नहीं बदलता है। कलर इज द प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है सर? कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। कलर रियलिटी में फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी होती है, और फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो भाई साहब सोर्स तो ग्रीन बल्ब ही है, चाहे लाइट इससे निकलकर इसमें जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर में स्पीड में पड़ेगा, लैम्डा में पड़ेगा, लेकिन कलर में नहीं पड़ेगा। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी होती है? फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो बेटा कलर ग्रीन ही दिखाई देगा। अब लॉजिकली सोचो ना, तुम बाथरूम के अंदर पानी भरते हो, ऑरेंज कलर की बाल्टी है, तो तुम्हें क्या पानी भरने के बाद ब्लू कलर की दिखाई देती है क्या? ग्रीन कलर की बाल्टी, तो क्या पानी भरने के बाद रेड दिखाई देती है क्या? डर नहीं जाओगे कि कहां से रेड कैसे हो गई बाल्टी? अब ब्लू कलर की बाल्टी है तो तुम्हें क्या ग्रीन दिखाई देती है क्या? अब जो कलर उसका असली में है बिना पानी के, वही तो कलर दिखाई देता है यार। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए, जाल लगा लगा, ओ बस सर ने पूछा है, मेडिकल में पूछा गया है, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट होगा, पक्का ग्रीन तो नहीं होगा, कुछ और होगा, ऐसे ऐसे तो बुद्धि लगा देते हैं बच्चे। तो बेटा ऐसा नहीं सोचना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। ये ग्रीन है, ग्रीन ही दिखाई देगा। इसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो बेटा इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी बेटा, तो अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। मैंने आप बताया कि भाई कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। अब बात यह है कि कलर्स जो हमें दिखाई देते हैं, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले तो बात यह कि हमें दिखाई क्यों देता है कोई भी चीज़, हमें कोई भी चीज़ दिखाई क्यों देती है। सोच के देखो, जिस रूम में तुम बैठे हो, इस रूम की सारी लाइटें फोड़ दी जाए, हमेशा के लिए फोड़ दी जाए, रूम के जो दरवाजे हैं वहाँ पे गेट नहीं, वहाँ पे दीवारें बना दी जाए, दोबारा ईंट की मस्त शानदार दीवारें बना दी जाए, आपको अनारकली की तरह अंदर फिट कर दिया जाए, सब तरफ से सारी दीवारें बंद कर दी जाए, सारी की सारी दीवारें हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। गेटिंग माई पॉइंट? सोच के देखो, बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल एक छोटा सा कॉर्नर भी नहीं रखा, कहीं पर छोटा सा होल भी नहीं रखा, बिल्कुल पैक कर दिया है। सोच क्या उसके अंदर तुमको दिखाई देगा? दिमाग लगाओ, क्या उसके अंदर तुम्हें दिखा? कोई ट्यूबलाइट नहीं है रूम के अंदर, कोई बल्ब नहीं है रूम के अंदर, क्या दिखाई देगा? ना सर ना, नहीं दिखाई देगा। अबे आई बात समझ में? नहीं दिखाई देगा। मतलब तुम्हारे बगल में अगर कोई लड़का बैठा है, तुम्हें नहीं दिखाई देगा। तुम्हारे तुम्हारे अब तुम कहोगे सर प्रोजेक्टर पे आप तो दिख ही रहे हो, बेटा ये भी बंद करा हुआ है। आई मेरी बात समझ में? ये चीज भी हम लोगों ने बंद करी हुई है, तो ये भी नहीं दिख रहा, मतलब सब कुछ बंद है एक्चुअली, तो कुछ ना दिखाई देगा। सही बात है ना यार? हाँ, वो अलग बात है कि प्रोजेक्टर पे तो मैं तो दिख ही सकता हूँ अगर प्रोजेक्टर चलेगा तो, लेकिन वो भी अपन ने बंद कर दिया, उसका ही बल्ब फोड़ दिया। ले और बोलो, तो भाई ऑब्वियस बात है कि हम लोग ऐसे नहीं देख पाएंगे। हाँ भाई नहीं देख पाएंगे ऐसे तो बात यह है कि एक्चुअली दिखता क्यों है किसी भी इंसान को? तो एक्चुअली इसलिए दिखता है, जैसे मान लीजिए कि लाइट आई समथिंग, अब लाइट आके इस ग्रीन बोर्ड पे गिरी है और उसके बाद हमारी आंखों में गई है, तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जो लाइट आई वो तो व्हाइट लाइट आई है,
बट यहाँ पे क्या, और जैसे ग्रीन पे गिरी तो ग्रीन की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, वो सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ये जो बोर्ड है तुम्हें ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली ग्रीन क्यों ग्रीनिश दिखाई दे रहा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली ग्रीन, ग्रीनिश दिखाई दे रहा है। ये तुम्हें ग्रीनिश इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो लाइट गिरी है ना, जो लाइट गिरी है वो गिरी है व्हाइट लाइट, और इसके अलावा सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई है। जो कलर तुमको दिख रहा है ग्रीनिश या हल्का सा ग्रीनिश प्लस ब्लूइश, जो भी हम लोगों का, मैं इसका नाम तो कैसे बताऊं एग्जैक्टली, जो भी हम लोग कलर दिखता है उसको छोड़ के सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे मान लीजिए कि ये येलो कलर दिख रहा है, अब लाइट यहाँ पे व्हाइट पड़ी तो भैया सबको एब्जॉर्ब कर लिया, येलो को रिफ्लेक्ट कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? सबको एब्जॉर्ब कर लिया और येलो को रिफ्लेक्ट कर दिया, जो रिफ्लेक्ट हुई वो हमें दिखाई देगी। आई मेरी बात समझ? रिफ्लेक्ट कौन सी? येलो, तो येलो दिखाई देगी। तो ये येलो कलर की प्रॉपर्टी है कि वो सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ येलो को दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लू कलर की चौक से लिखा हुआ है, ऐसे ब्लू कलर, तो भैया इसका क्या प्रॉपर्टी हो गई कि जब इस पे व्हाइट लाइट गिरेगी तो ये सबको ऑब्जर्व कर लेगा, सॉरी एब्जॉर्ब कर लेगा, और सिर्फ ब्लू यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो ब्लू हमें यहाँ पे दिखाई देगा। गेटिंग माई पॉइंट? अबे आ रहा है समझ में अच्छे से? तो बेटा यहाँ पे बात यह है कि दिखता है ना, किसी भी इंसान को कुछ भी कलर दिखता है, उसके दो कारण होते हैं मेनली। पहला होता है रिफ्लेक्शन, जो मैंने समझाया। जैसे मान लीजिए आपके कमरे के अंदर अगर सारी लाइटें बंद हैं तो बेटा लाइट गिरेगी ही नहीं, तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, तो दिखेगी ही नहीं। अगर तुम बाहर जाओगे कमरे से, सनलाइट है तो तुम्हें बिल्डिंग दिखाई देगी रेड कलर की, सामने पोस्टर लगा होगा अकेड का, तो तुम्हें हल्का सा पर्पल टाइप का दिखाई देगा। अगर तुमने कहीं ब्लू कलर का वहाँ पे, मतलब उसका नाम जो होगा तुम्हें व्हाइट में दिखाई देगा। हो सकता है कि तुम्हें अपने जो कपड़े हैं वो अलग अलग कलर के दिखाई देवे, तुम्हें दूसरे कपड़े अलग अलग कलर के दिखाई देवे, तो तुम्हें अलग अलग कलर दिख रहे हैं क्योंकि सनलाइट उस पर गिर रही है और सब लाइट एब्जॉर्ब हो रही है सिवाय उस लाइट के जो हमें दिख रही है। जैसे रेड कलर का स्वेटर किसी ने पहना हुआ है, उस पर व्हाइट लाइट जो गिरती है सन की, लेकिन रिफ्लेक्ट कौन सी होती है? ओनली रेड, बाकी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये पहली कारण है दिखने का। आई मेरी बात समझ? कि कोई लाइट गिरे, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आए और वो रिफ्लेक्शन के कारण हमें दिखाई देवे। गेटिंग माई पॉइंट? अबे आ रहा है समझ में? अब सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या होता है दिखने का? बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा एक काम करो, पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लो। बस दिखना, हमें कोई किसी भी इंसान को कुछ भी दिखने का दो मेजर रीजन होते हैं। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की क्या कहानी है उसको प्लीज लिख लीजिए। लाइट बॉडी पे गिरती है, बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करती है और वही लाइट हमारी आंखों में आती है, तब जाके हमें दिखाई देता है। आई मेरी बात समझ में? और जैसे मान लीजिए रेड के ऊपर कोई रेड कलर का स्वेटर है, उस पर जब लाइट गिरेगी तो वो रेड कलर के स्वेटर क्या करेगा? सब लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट करेगा और रेड ही हमें दिखाई देगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस बात को अच्छे से लिख लीजिए बेटा, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, पाकिस्तानी, उर्दू, जिसमें तुम्हें लिखना चाहो लिख लीजिए। उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन से दिखाई देती है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? अगर लाइट खुद सोर्स हो, मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं अगर वो खुद सोर्स ऑफ लाइट हो, जैसे ट्यूबलाइट। अगर इस कमरे में हमने ट्यूबलाइट चला दी तो अब वो ट्यूबलाइट दिखा, फोड़ दी थी ना, नहीं लिया है मान ले, अब तुम कहाँ से लाओगे, चलो ठीक है आ गए ट्यूबलाइट, मान ले प्रोजेक्टर चला दिया तो अब दिखाई देगा, क्योंकि जो स्क्रीन है ना ये खुद अपने आप में लाइट एमिट कर रही है एक तरह से, है ना। वैसे तो रिफ्लेक्ट कर रही है पर मान लेके एमिट कर रही है। जैसे मान ले तूने फोन चालू कर दिया तो फोन की खुद की लाइट है तो तुझे दिखाई देगी। अब या फिर ऐसे मान ले कि खुद का सोर्स कैसे जनरेट हो सकता है? रेडिएशन से। तो क्या कर, इसी अंधेरे वाले कमरे के अंदर सोच के देख, एक आयरन की रॉड लो, उसको गर्म करना स्टार्ट कर दो। गर्म होते 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 एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो रेड हॉट हो जाएगी। अब उस रेड हॉट आयरन रोड को तू बिल्कुल अंधेरे कमरे में ले जा, बेटा रेड कम से कम आयरन रोड तो दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइट खुद एमिट कर रही है, उसके अंदर रेडिएशन है, उस रेडिएशन से रेड लाइट वहां पे निकल रही है। और ज्यादा गर्म करेगा तो उसका लाइट में कुछ फर्क आया, कलर में फर्क आया, बट अभी उसको में रेड कलर आपको दिखाई देगा। गेटिंग माई पॉइंट?
तो बेटा दो मेजर रीजन हो गए दिखने के, कौन कौन सा? पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा खुद एमिट अगर लाइट करता है तो फटाफट से इसको भी लिख लीजिए जल्दी से फास्ट। हाँ जी, तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ इसके ऊपर, बड़ा ही फेमस सवाल है, लोग पूछते रहते हैं, तो मैं आपको सवाल पूछता हूँ। देखो हमारे पास में क्या है, एक रेड बॉल है, रेड बॉल नहीं है, ये बलून है, रेड बलून। बेटा एक हमारे पास में है ब्लू बलून, ब्लू बलून। अब दोनों पर हमने एक लेजर लाइट गिराई, तो लेजर लाइट जनरली रेड होती है, तो मैं रेड की बात करूंगा, वैसे तो और भी कलर की हो सकती है, पर मैं रेड लेजर दोनों पे गिराई गई, रेड लेजर लाइट। बेटा ये बलून है, ये भी बलून है, इसकी ब्लू कलर का बलून था, ये रेड कलर का बलून है। सवाल ये है कि दोनों में से कौन सा पहले फट जाएगा। मैं सवाल लिखता हूं, कौन सा, बहुत ही बढ़िया सर, कौन सा, ठीक है, पहले फूट जाएगा, फूटेगा, कम से कम में लिखना पड़े तो अच्छा है, पहले कौन सा फूटेगा। ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी बोथ साइमल्टेनियसली, ऑप्शन डी मुझे नहीं पता। गेटिंग माई पॉइंट? तो फटाफट से सोचिए कि कौन सा पहले फूटेगा। जनरल ऑप्टिक्स का सवाल है, कोई खतरनाक सवाल नहीं है, बिल्कुल जनरल ऑप्टिक्स सवाल है, कोई 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 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नहीं है, कोई रे ऑप्टिक्स का नहीं है, मतलब कोई वेव ऑप्टिक्स का नहीं है, जनरल ऑप्टिक्स सवाल है। हाँ जी, तो बेटा याद कर, मैंने तुझे क्या समझाया भाई, रेड कलर का बलून है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली, अगर मैं इस पर व्हाइट लाइट डालता हूं तो ये रेड को तो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सब को एब्जॉर्ब करता है। मतलब इसकी बेसिकली प्रॉपर्टी है कि रेड को रिफ्लेक्ट करता है। ब्लू कलर के बलून की क्या प्रॉपर्टी है, जब इस पे व्हाइट लाइट डाली जाएगी तो ये ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सब को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेटा जब इस पे मैं रेड लाइट डालूंगा तो ये रेड को तो रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन ये ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है तो रेड को तो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर ब्लू वाला रेड को एब्जॉर्ब करता रहेगा तो ये तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, बट ये एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो बेटा ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, तो जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो जल्दी फट जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आएगा ब्लू, ब्लू वाला पहले फटेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ब्लू वाला पहले फटेगा। तो ये इसका आंसर है, दोबारा बता देता हूं, रेड वाला रेड वाले को रिफ्लेक्ट करता है तो बेटा इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ब्लू वाला ब्लू वाले को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लू वाले पे जब रेड लेजर लाइट डाली गई तो वो रेड को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के कारण फट जाएगा। मतलब इन दोनों में कंपेरेबली ब्लू जल्दी फट जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये सवाल था, जनरल ऑप्टिक्स का सवाल था, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ भाई, तो अभी मैंने आपको जनरल ऑप्टिक्स की कुछ क्वेश्चन कराए हैं। अब बात यह आती है भैया कि जैसे मान लीजिए आप अपन ऑप्टिक्स के ऊपर चलते हैं, तो दो प्रकार से हम लोग ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं। तो पहला होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। पहला होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, एंड सेकेंड वन इज इट इज वेव ऑप्टिक्स। बेटा दोनों ही पार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वेव ऑप्टिक्स उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट ठीक है, हम लोग अभी शुरू जो करेंगे दैट इज रे ऑप्टिक्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में बातें करने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा टेबल टाइप से बताऊंगा कि किस प्रकार से हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। लेकिन सर फर्क क्या है दोनों रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में?
क्या इसके अंदर वेव मानते हैं और इसके अंदर हम लोग इसको क्या मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं, क्या मानते हैं? तो बेटा एक्चुअली बात यह है कि लाइट वेव है, ये हमने माना, ऐसा कंसिडर कर लिया, ठीक है। इन टॉपिक्स के अंदर मॉडर्न में भले हम कुछ और मानेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक वगैरह में, बट यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि लाइट एक वेव है। तो वेव उस जब वो प्रॉपर्टीज शो करती है तो उसको हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अब वेव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? जस्ट लाइक अपना हो गया वेव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, इंटरफेरेंस हो गई जिसको हम YDSC में पढ़ते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी हो गई, और डिफ्रैक्शन हो गई, पोलराइजेशन हो गई, और स्कैटरिंग वगैरह, ये सब चीजें हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो इसमें इमेज फॉर्मेशन वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन सर फर्क क्या आता है? बेटा सोच के देख, लाइट का जो वेवलेंथ है और लाइट का जो एम्पलीट्यूड है, जो लाइट वेव जो है उसका वेवलेंथ और जो एम्पलीट्यूड है वो कितना छोटा है, वो एंगस्ट्रॉम में चलता है। और एंगस्ट्रॉम बोले तो इट इज अप्रोक्सीमेटली क्या, इट इज 10 टू द पावर -10, मतलब इतना छोटा 10 की पावर -10 में, तो अपने आप में बहुत 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 छोटा क्वांटिटीज है। गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई अगर इतनी छोटी क्वांटिटीज है, जस्ट लाइक उसका लैम्डा जो है और उसका जो एम्पलीट्यूड है अगर वो इतने छोटे हैं, तो जब जैसे मान लीजिए कि कोई भी कमरा है, उस कमरे के अंदर बड़ी सी खिड़की बना दी हम लोगों ने, इतनी बड़ी खिड़की बना दी। अब भाई उस खिड़की से जो लाइट पास करेगी, उस खिड़की से जो लाइट पास करेगी वो चुपचाप कट जाएगी। अरे सही है ना, वो तो स्ट्रेट लाइन की तरह कट जाएगी। पर सोच, अगर तूने खिड़की की साइज इतनी छोटी कर दी, इतनी छोटी कर दी, इतनी छोटी कर दी, इतनी छोटी कर दी, करते 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 छोटा, करते करते छोटा, करते करते छोटा, करते करते तुम इतना छोटा पहुंच चुके हो कि अब जैसे ही लाइट एक वेव के फॉर्म में आई, पता पड़ा कि जो लाइट का जो वेवलेंथ है और जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कंपेरेबल हो चुके हैं किस चीज के, साइज ऑफ द होल के। तो होल इतने छोटे थे कि उसके कंपेरेबल हो चुके हैं। सोच, बहुत छोटे से जगह में से लाइट को निकाल रहे हैं अपन, तो फिर वो अपने अलग से बिहेवियर करेगी, एकदम डिफरेंट बिहेव करेगी वो। और वो बिहेवियर्स हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं क्योंकि वहां पे उसकी रियल वेव नेचर हमें शो होता है। बट जब भी हम लोग उसके वेवलेंथ से कुछ ज्यादा ही बड़ी साइज के होल्स में से या फिर उसको स्पेस में से उसको पास करते हैं लाइट को, तो वो भले ही वेव हो बट वो स्ट्रेट लाइन की तरह मूव कर जाती है और वो स्ट्रेट लाइन ही में फील होती है। तो जो स्ट्रेट लाइन में फील होती है उसी को हम लोग रे बोलते हैं, और उसका कंप्लीट उसका जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं दैट इज रे ऑप्टिक्स। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मैं दोबारा समराइज करूं इसको तो दो प्रकार की ऑप्टिक्स है बेटा, एक वेव ऑप्टिक्स, एक रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अगर लाइट जो है वो अपने लैम्डा या अपने वेवलेंथ के कंपेरेबल साइज के, जैसे अपने वेवलेंथ या अपने जो एम्पलीट्यूड उसके कंपेरेबल साइज के अगर होल से पास करे तो उसको वेवलेंथ उसमें वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन अगर बड़े साइज में से पास करती है, वो अपने खुद के लैम्डा के बड़े साइज में से पास करती है होल से, जैसे होल है, होल इतना बड़ा है कि उसके सामने जो लैम्डा है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो वो लाइट हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरफ फील होगी और उसी को हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये जो मैंने यहाँ पे दो तरह से इसको वाइफरगेट किया है। अब आप मेरी बात ध्यान समझिएगा, वेव ऑप्टिक्स हो चुका है और रे ऑप्टिक्स, सॉरी यहाँ पे मैंने बता दिया है कि दो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, दो पार्ट्स के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे दैट इज रे ऑप्टिक्स। तो मैं पहले बताने वाला हूं इसके बारे में। इधर आइए आप बेटा। रे ऑप्टिक्स एक्चुअली ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपका एक सवाल गलत नहीं होगा नीट के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर इस चैप्टर का। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो, मतलब बाकी चैप्टर का भी ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट इस चैप्टर के अंदर आपके सही होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि चैप्टर ईजी है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ें हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा इसको हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है रिफ्लेक्शन। इसको मैंने कुछ टेबुलेट किया है अपने तरीके से। और सेकंड पार्ट इज रिफ्रैक्शन। ये मैं आपको आज बता रहा हूं और यही सेम चीज मैं आपको दोबारा ही बताऊंगा जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा। इसी प्रकार से हमने किस प्रकार से इस चैप्टर को पूरा इसका फैमिली ट्री बना दिया। तो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज रिफ्रैक्शन। अब बेटा जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। सेकंड होता है रिफ्लेक्शन थ्रू
कर्व्ड सरफेसेस, कर्व्ड सरफेसेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक होता है कि भैया प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन, एक होता है कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन। जो प्लेन सरफेस वाला होता है उसी को हम लोग प्लेन मिरर टाइप से बात कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्लेन मिरर्स। बेटा इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। अबे आ रहा है ना, स्फेरिकल मिरर्स। यही है पूरे ऑप्टिक्स की कहानी। अब प्लेन मिरर तो एक ही तरह का होता है, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के हो जाते हैं। एक कौन सा? कॉनकेव, या फिर हम लोग ऐसा कहते हैं कि एक तो कॉनकेव हो गया और एक कॉन्वेक्स हो चुका है स्फेरिकल मिरर के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की बात करते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा किस प्रकार से लेते हैं। बट एक कॉनकेव हो गया, एक कॉन्वेक्स मिरर हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद अब आता है रिफ्रैक्शन। तो बेटा रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस और रिफ्रैक्शन थ्रू कौन सी सरफेस? स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। अबे ठीक है, तो बेटा इसके अंदर भी क्या करेंगे? प्लेन में भी दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से सर? रिफ्रैक्शन सॉरी, एक सिंगल प्लेन सरफेस, एक डबल प्लेन सरफेस। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, एक तो हो गया डायरेक्टली सिंगल प्लेन सरफेस, मतलब एक ही सरफेस के ऊपर अगर प्लेन रिफ्रैक्शन होगा तो एक होता है रिफ्रैक्शन ऑन डबल प्लेन सरफेसेस। भाई डबल प्लेन सरफेसेस के ऊपर रिफ्रैक्शन होगा तो अब मैं बात कर सकता हूं डबल पे कैसे होता है। डबल में दो प्रकार से होता है बेटा, कि बोथ सरफेस आर पैरेलल। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि पहली बार सुन रहे हो, इतनी ये कहानी मैंने अपने मन से ही बनाई है। इस तरह की टेबल मेरे को तो कहीं मिल ही नहीं, हो सकता आपको मिल गई हो, बट ये मैंने अपने मन से ही बनाई है। मैंने अपने मन से इसको क्या पूरा वाइफरगेट कर दिया है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस रेंज के अंदर ही हम लोग पूरा ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मैं आपको अभी पूरी कहानी बता रहा हूँ। ये कहानी मेरे लिए बहुत ईजी है, आपको उस तरह कहानी सुनने में थोड़ा अजीब लगी, क्योंकि मुझे पूरी कहानी पता है कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। आई मेरी बात, क्योंकि मुझे पूरा रटा हुआ है पूरा चैप्टर। अबे सही है ना? बोथ सरफेसेस आर पैरेलल, तो दोनों सरफेस आपस में पैरेलल हो, दोनों प्लेन हो, रिफ्रैक्शन हो रहा हो, तो बेटा इसको बोलते हैं, इसको कंसीडर जो हम लोग करते हैं वो करते हैं हम लोग स्लैब में। गेटिंग माय पॉइंट? स्लैब जिसको बोलते हैं ना अपन, जो अपन बात करते हैं ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, दोनों सरफेस पैरेलल होती है, तो स्लैब में कंसीडर करते हैं। अगर मान लीजिए डबल प्लेन रिफ्रैक्शन हो रहा है और बोथ सरफेसेस आर नॉट पैरेलल, बोथ सरफेसेस आर नॉट पैरेलल, तो बेटा दोनों अगर पैरेलल नहीं है तो इसको हम लोग किसमें कंसीडर? दो इस प्रकार की सरफेसेस जो नॉट पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो, तो बेटा इसको हम कंसीडर करते हैं किसके अंदर? प्रिज्म में। मैं आगे समझाऊंगा आपको कैसे होता है, बट इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली यही होता है कि प्रिज्म में कंसीडर किया जा सकता है। आई मेरी बात समझ में? अब आता है रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस। तो बेटा स्फेरिकल में भी अपन लोग क्या करते हैं? दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो सिंगल पढ़ते हैं, सिंगल ऑन सिंगल स्फेरिकल सरफेस, एक हम पढ़ते हैं डबल सरफेस पर, डबल सरफेस। बेटा डबल सरफेस पे भी क्या होता है ना, डबल सरफेस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे भी दो केस कंसिडर होते हैं। दोनों सरफेस आपस में एक दूसरे के काफी दूर हो तो उसको हम लोग अलग केस में पढ़ते हैं, उसको मोटे लेंस बोलते हैं। मैं अपनी भाषा में मोटे लेंस बोलता हूं, अब जब आएंगे तभी आपको समझाऊंगा। और एक होता है जब दोनों बहुत पास में हो, उसको थिन लेंस बोलते हैं। थिन लेंस जो हम लोगों का इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होता है, थिन लेंस, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं मोटा लेंस। जब दो स्फेरिकल सरफेस आपस में एक दूसरे के बहुत दूर होती है तो उसको हम कंसीडर करते हैं मोटे लेंस में। जब बहुत पास होती है, इतने पास कि कंसीडर उसकी जो विड्थ है वो नॉट कंसिडरेबल हो जाती है, तो उसको हम मानते हैं थिन लेंस के अंदर। तो बेटा इस चैप्टर को हम लोग इस तरह से बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। मैं बताया हूँ आपको किस प्रकार से। ये अपना हो गया रे ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और फिर इसको हम अलग अलग पार्ट में और इसको ब्रेक कर देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये चैप्टर है
इस चैप्टर को हम लोग जो अब शुरू करेंगे, मतलब इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर को, अभी तो जस्ट एक इंट्रो टाइप का ही हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्लेन मिरर ही पढ़ेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और रिफ्लेक्शन के अंदर भी हम लोग सबसे पहले प्लेन सरफेस पढ़ेंगे, दैट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से अपन कहानी शुरू करेंगे। वही रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, पहले लॉज पढ़ेंगे फिर प्लेन मिरर पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ रटा रटा है, नहीं बेटा, यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको बहुत काम आएंगी नीट के एग्जाम के अंदर या आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो आप इसको फटाफट से पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिए इस ट्री को, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नई एनर्जी के साथ में, नए चैप्टर के साथ में, रे ऑप्टिक्स, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आते रहिए, सीखते रहिए रे ऑप्टिक्स।